देखिए लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसके हम डेफिनेशन लिख रहे थे। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी। इफ टू और मोर ऑर्बिटल्स if two or more orbitals of equal energy are available, then electrons will occupy then electrons will occupy them singly with the same spin before filling them in pairs। यह है हुन्स रूल। इसका मतलब सर समझिए कल तो बेटा। डेफिनेशन आपने अलग लिखवाई थी सर। बेटा डेफिनेशन हर बार अलग ही लिखवाई जाती है। इसको लिख लो, ये ठीक है बिल्कुल। और वो भी ठीक थी अगर पूरी लिखी हो आपने, नहीं लिखी हो तो छोड़ दो उसको, मतलब वही निकलता बेटा। देखिए, दो या दो से ज्यादा ऐसी ऑर्बिटल जिनकी इक्वल एनर्जी है, अगर ऐसी ऑर्बिटल आपके पास अवेलेबल है जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं, ठीक है, तब आपको क्या ध्यान रखना, तब आपको ध्यान रखना कि उन सब ऑर्बिटल्स के अंदर सबसे पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन डालोगे, सिंगली ऑक्यूपाई करोगे। ठीक है, और सिंगली ऑक्यूपाई करने का तरीका क्या है, तो सेम स्पिन आप उनके अंदर रखोगे। ठीक है, और आपने जो है पहले पेयरिंग नहीं करनी उनके अंदर। इसके लिए स्पेशल केस मैंने आपको बताया था कार्बन के बारे में। कार्बन में आप देख सकते हैं, कार्बन के केस में फर्स्ट सेल ये 1s सेल आपके पास, ठीक है, 1s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है, और 2p मैंने आपको बताया था 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 डब्बे बनते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो 1s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आप आपने भर दिए इस तरह से। ठीक है, अपोजिट स्पिन के साथ, ये तो आपको पहले ही पता था। 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर दिया आपने 2s के अंदर, ये 1s2 हो गया, 2s2 हो गया। उसके बाद 2p में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है, तो 3-4 पॉसिबिलिटी यहाँ पे निकल के आती हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। इसके अंदर पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि दोनों इलेक्ट्रॉन को आप अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर रख दो। ठीक है, इस तरह से आप जो है किसी में भी रख सकते हो, दूसरे तीसरी में रख दो, पहली तीसरी में रख दो। ठीक है, सबका मतलब वही रहेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इनको आप अपोजिट स्पिन के साथ रखो। तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी थी कि इनको आप एक ही ऑर्बिटल के अंदर सेम स्पिन के साथ रखो। और चौथी पॉसिबिलिटी ये भी थी कि आप जो है इनको सेम ऑर्बिटल के अंदर डिफरेंट स्पिन के साथ रखो। ठीक है, तो ये बहुत सारी पॉसिबिलिटी इसके अंदर बनती थी, लेकिन इसके अंदर केवल एक ही चीज ठीक है, वो है ये वाला। ठीक है, इसमें जो है हुन्स रूल फॉलो नहीं करता है। आप देख सकते हो सेम स्पिन नहीं है इनकी, और हुन रूल के अकॉर्डिंग जो है आपको क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की सेम स्पिन होनी चाहिए सबकी। ठीक है, तो सेम स्पिन नहीं है इसके अंदर, इसलिए ये हुन रूल फॉलो नहीं करता है। ये अगर इसके इसके बारे में आप देखोगे तो ये जो है पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता। ठीक है, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसको ये वायलेट करता है। तो पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है हमने पढ़ा था। पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं सबसे पहली बात, और दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। ठीक है, तो ये बोलता है पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये अपोजिट स्पिन के नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता है।
और फिर लास्ट जो बात है, ये ठीक हो सकता था पुलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से, लेकिन हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग जो है ये आपको फॉलो नहीं करता। यहाँ पे सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में भरे जाएंगे, उसके बाद जो है पेयरिंग स्टार्ट होगी, लेकिन इसने पहले ही पेयरिंग कर दी, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है। ठीक है बेटा, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए। अब आगे बढ़ते हैं, कार्बन के नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं 1s2, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। उसके बाद 2s2 और 2p3, 2p के अंदर जो है 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब फिर से वही पॉसिबिलिटी है, तो सब पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत है नहीं, बस एक बार समझना था आपने कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हमेशा गलत रहेगी। तो आपने क्या करना है, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन आपके पास, एक इसमें भर दिया, एक इसमें और एक इसमें, काम खत्म, ठीक है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए आप देख सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, ठीक है, और 2p4। अब देखिए 2p के अंदर जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, तो रूल के हिसाब से आप क्या करोगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर दोगे इनमें, एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने। अब देखिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है, अब आप पेयरिंग स्टार्ट करोगे जब ये हाफली फील्ड पूरे के पूरे हो चुके होंगे, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपने अपोजिट स्पिन के साथ भर दिया इसको, ठीक है बेटा। इस तरह से आपने जो है चीज़ों को अप्रोच करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका फ्लोरीन। तो फ्लोरीन में आपका आ जाएगा 1s2, 2s2 एंड 2p5, 2p5। अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरोगे, 3 इलेक्ट्रॉन तो आपने इस तरह से भर दिए, अब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर कर दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर कर दो, ये आपका फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, ठीक है बेटा। उसके बाद देखते हैं नियोन के बारे में। नियोन जो है, नियोन के बारे में आप लिखते हो 1s2, 2s2 एंड 2p6। अब देखिए 2p के अंदर क्या कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। मैक्सिमम पी की कैपेसिटी जो है 6 ही होती है, इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे भरो और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से पेयर अप करते जाओ, यानी कि फुल्ली फिल्ड आपके पास ऑर्बिटल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से नियोन तक आप देख सकते हो। उसके बाद सोडियम के लिए, ठीक है, तो सोडियम के लिए क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। अब देखिए ये पूरे के पूरे डब्बे बनाना जो है और ये पूरा का पूरा लिखना काफी बड़ा हो जाता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो सोडियम के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो है नियोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2 एंड 2p6, ठीक है। तो इस पूरे को आप जो है लिखने की बजाय आप क्या करो, इसको नियोन को ब्रैकेट में डाल दो इस तरह से और लिख दो आगे 3s1। तो इसका मतलब भी यही निकलता है कि ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। नियोन को इस तरह से डब्बे में डालने का मतलब क्या है, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख दिया। और नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये आपको पता ही है, 1s2, 2s2 एंड 2p6। तो ये छोटा करने का तरीका है, ठीक है, ताकि आपको बार बार ना लिखना पड़े ये सब, ठीक है बेटा। इसी तरह से इसके जो पीछे थे आपके पास एलिमेंट, उनके लिए आप ये 1s2 ना लिखना पड़े, इसके लिए आप हीलियम भी लिख सकते थे, ठीक है। हीलियम 2s2, 2p5, हीलियम, इसको आप लिख सकते थे फ्लोरीन के लिए हीलियम 2s2, 2p5, इसको आप लिख सकते थे हीलियम 2s2, 2p4, इसको आप लिख सकते थे हीलियम 2s2, 2p3, ठीक है। और इसी तरह से कार्बन को भी आप लिख सकते थे, कार्बन को आप लिख सकते थे हीलियम 2s2 एंड 2p2, ठीक है। तो ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इस तरह से आप लिख सकते हैं, इससे जो है चीज़ें आसान हो जाती है बस। उसके बाद जो है सोडियम के बाद आपका आता है मैग्नीशियम। अब देखिए ये पूरा लिखने की जरूरत है नहीं, आपको पता है कि 1s2, 2s2, 2p6 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे नियोन 3s2, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के अंदर क्या आएगा, नियोन
अब 3s2 पूरा भर चुका है, अब आ जाएगा 3p रोल में 3p1। उसके बाद एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, नियोन आ जाएगा आपके पास, नियोन 3s2 3p2। सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, नियोन 3s2 3p3। ठीक है, फॉस्फोरस के बाद सल्फर, नियोन 3s2 3p4। सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन क्या आ जाएगा आपके पास, नियोन 3s2 3p5। उसके बाद आ जाएगा आपका आर्गन। तो आर्गन जो है इसको भी आप लिख सकते हो नियोन 3s2 एंड 3p6। अब देखिए आर्गन के बाद जो भी आएगा उसको आप आर्गन की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आर्गन को आपको पता है आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बढ़ा सकते हैं। हमें जो है केवल एटॉमिक नंबर 30 तक पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा एम ये रहेगा एटॉमिक नंबर 30 तक कंप्लीट हमने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आर्गन के बाद पोटासियम। तो पोटासियम क्या हो जाएगा, अब नियो ये आर्गन जो है पूरा आ चुका है, तो पोटासियम की क्या आएगा, पोटासियम के अंदर क्या आता है 4s1 आता है। 3p के बाद क्या आता है 4s1 आता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद पोटासियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम क्या हो जाएगा आर्गन 4s2। ठीक है, और इनका कंप्लीट एक्सटेंडेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप लिख सकते हो। ठीक है, दोनों बातें आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्सटेंडेड लिखना चाहो तो क्या लिखोगे पोटासियम के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है, ये एक्सटेंडेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब वही निकलता है। अब पोटासियम के बाद जो है डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहला आता है स्कैंडियम। अब देखिए ये जो ब्लॉक हमने डिफाइन किए थे ना, तो ब्लॉक जो है वो डिफाइन किया जाते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां पे जाता है। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में जाएगा वही उसका ब्लॉक कहलाएगा। आप देख सकते हो पोटासियम और कैल्शियम जो ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, एस सब सेल में जा रहा है, इसलिए ये एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, और भी देख सकते हो आप आर्गन क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, पी सब सेल में जा रहा है। ठीक है, क्लोरीन के अंदर पी सब सेल में, ये सारे के सारे जो है पी ब्लॉक एलिमेंट है। एल्यूमिनियम से लेकर ये सभी क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। और नियोन से लेकर जो है कार्बन तक ये सभी भी क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि इनमें भी कहाँ पे जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, पी सब सेल के अंदर जा रहा है। ठीक है, इस तरह से जो है चीजों को आप रिलेट करेंगे। अब स्कैंडियम जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये आपको पता लगेगा अभी देखना। ठीक है, तो स्कैंडियम जो है एटॉमिक नंबर 21 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आर्गन तो आएगा ही, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 4s2 पहले भर चुका है, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं, एक इलेक्ट्रॉन और भरना आपने। तो 4s के बाद कौन आता है, तो 4s के बाद मैंने आपको बताया 3d आता है। ठीक है, तो 4s के बाद क्या आता है 3d आता है, तो 3d इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आप भर दोगे। ठीक है, अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया है उसके हिसाब से आप ब्लॉक डिफाइन करते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में गया है, इसलिए स्कैंडियम जो है ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। ठीक है बेटा, इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, आर्गन 4s2 3d2। टाइटेनियम के बाद वेनाडियम 23, आर्गन 4s2 3d3। ठीक है, उसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम आपके पास होता है आर्गन 4s1 3d5। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड ऐसा नहीं था। ठीक है, एक्सपेक्टेड था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका ये होना चाहिए भाई 4s2 3d4 होना चाहिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर आ जाता है। इसकी वजह क्या है ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है। अभी के लिए एक बार सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए क्रोमियम के बाद क्या आता है, क्रोमियम के बाद मैंगनीज आता है। तो मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं आर्गन 4s2 3d5, ये नॉर्मल चलता है अभी। ठीक है, मैंगनीज के बाद आयरन आता है। आयरन जो है ये आपका आता है आर्गन
4s2 3d6। उसके बाद आयरन के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट का होता है आयरन आर्गन 4s2 3d7। फिर होता है निकल, निकल का सर होता है बेटा टेस्ट कब आर्गन। है? टेस्ट बेटा सैटरडे को है, ठीक है, बताया था कल, सैटरडे को टेस्ट होगा। हाँ बेटा प्रिंस बिल्कुल, आपने जो है नोबल गैसेस ही लेनी है, ठीक है। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 4s2 3d8। उसके बाद कॉपर। अब कॉपर जो है, इनके एटॉमिक नंबर भी लिख देता हूँ साथ में। कॉपर का फिर से एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है और ये बन जाता है 4s1 and 3d10, ठीक है। ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये एक्सपेक्टेड था, इसका ऐसा होना चाहिए था 4s2 3d9, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है। और सबसे लास्ट में आता है जिंक, एटॉमिक नंबर 30। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 4s2 and 3d10, ठीक है। यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए इनके डब्बे भी आप बना सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो डब्बे बनाने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले स्कैंडियम के लिए देख लो। स्कैंडियम के लिए एक डब्बा यहाँ पे बनाना है और 5 डब्बे यहाँ पे बनाने हैं आपने, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। अब 3d2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर, इस तरह से। 3d3 के अंदर अलग अलग ऑर्बिटल में 1 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरह से। 3d5 में, 3d5 में क्या होगा, 3d5 में 1 1 इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मैंगनीज में क्या होगा फिर, मैंगनीज में यहाँ पे आप देख सकते हो 4s में 1 आएगा। मैंगनीज में क्या होगा, 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 3d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4s2 3d6। अब यहाँ पे आप जो है पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हो, 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर दिए, ठीक है, और आपने एक क्या कर दिया, पेयर कर दिया इस तरह से। 3d7, 3d7 में क्या हो जाएंगे, 2 पेयर हो जाएंगे, दो यहाँ पे पेयर आप कर दोगे, ठीक है। 3d8 में 3 पेयर हो जाएंगे, 3d10 में 5 पेयर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप जो है इनको बना सकते हो। ये आपका हो जाएगा 4s1 and 3d10, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 4s2 3d10, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 4s में और 10 इलेक्ट्रॉन 3d में, ठीक है। इस तरह से आप जो है डब्बे भी बना सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं बताऊंगा आपको बेटा टेस्ट में। यस फर्स्ट टॉपिक ही आएगा केवल, ना क्लियर ही है सर। इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर आएगा और ना ही ये जो मैं करवा रहा हूँ ये सब आएगा, ठीक है। पहले टॉपिक में जो जो चीजें हैं वो सब आएंगी। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक्सेप्शनल, इनको समझते हैं कि एक्सेप्शनल क्यों आए, ठीक है। तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने, ये जो एक्सप्लेन करने के लिए 2 चीजें बताते हैं, ठीक है। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनको बताने के लिए जो है 2 चीजें बताते हैं। सबसे पहली बात होती है सिमेट्री, ठीक है, और दूसरी बात होती है एक्सचेंज एनर्जी।
इन दो चीजों से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है बेटा, इन दो चीजों से हम एक्सप्लेन करेंगे कि फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल देन अदर्स। ये बात लिख लो। अब इसको जो है समझते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है। तो देखिए, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कहीं ना कहीं आपको या तो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल मिलेगी या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मिलेगी। ठीक है, जैसे कि मैं केस उठाता हूँ क्रोमियम का। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा है, आर्गन 4s1 एंड 3d5 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप डी को ऑब्जर्व करो। डी ऑर्बिटल के अंदर जो है, डी सबसेल के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं और पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, ये एक्चुअल में आपको मिलता है। अब इसका एक्सपेक्टेड भी लिख लो, ये आपका एक्सपेक्टेड था। अब देखिए, इन दोनों को कंपेयर करते हैं कौन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ज्यादा स्टेबल होने के दो रीजन हैं। पहली बात है सिमेट्री और दूसरी बात है एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखो 3d4 का। तो 3d4 में आपको जो है 4 ऑर्बिटल तो भरे मिलेंगे और एक खाली मिलेगा। अब देखिए, ऐसा माना जाता है कि नेचर जो है जनरली सिमेट्रिकल चीजें प्रोड्यूस करता है। जैसे आप कोई भी फ्लावर देखो, ठीक है, कोई भी फूल देखो, तो वो बिल्कुल सिमेट्रिकल मिलेगा आपको। जैसे कि सनफ्लावर आप देखोगे, तो सनफ्लावर जो है एक पेटल इधर मिलेगा, दूसरा पेटल इसके बिल्कुल अपोजिट मिलेगा। इस तरह से बिल्कुल सिमेट्रिकल चीजें होती हैं नेचर के अंदर। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो चीज सिमेट्रिकल होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो चीज सिमेट्रिकल है वो ज्यादा स्टेबल है। सिमेट्रिकल थिंग्स आर मोर स्टेबल देन अदर्स। ठीक है, दूसरी चीजों से जो है सिमेट्रिकल चीजें ज्यादा स्टेबल होती हैं। आप किसी भी पेड़ को देख लो, तो पेड़ जो है जनरली अपना चारों तरफ एक जैसी ग्रोथ करता है ताकि वो स्टेबल रहे। ऐसा सोच के देखो कि अगर मान लीजिए कोई पेड़ ग्रो कर रहा है, ठीक है, और वो एक ही तरफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा आपने जो है शायद ना ही देखो या बहुत कम देखो। हो सकता है आपने इस तरह का देखा हो। कब? जब मान लीजिए एक दीवार के साथ में आपने एक पेड़ लगा दिया, एक ही तरफ ग्रो कर रहा है, वो क्या होता है, झुक भी जाता है और हो सकता है गिर भी सकता है। ठीक है, खराब भी हो सकता है। तो ऐसी चीजें क्या होती हैं, अनस्टेबल होती हैं। लेकिन अगर आप पेड़ को पूरा का पूरी 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 की पूरी जगह दोगे, तो वो चारों तरफ फैलेगा और एक जैसा लगभग आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो चीजें सिमेट्रिकल होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। ठीक है, अब यही बात हमने अप्लाई करनी है क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। सेम बातें हम कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 5 ऑर्बिटल है आपके पास और पांचों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। यानी कि हमने जो है पांचों ऑर्बिटल को सिमेट्रिकली ट्रीट किया है। ठीक है, यानी हर एक ऑर्बिटल के अंदर क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। कोई भी चीज अलग नहीं है आपकी, अनसिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड था उसमें आप देख सकते हो। ठीक है बेटा, जो एक्सपेक्टेड है उसमें आप देख सकते हो कि 5 ऑर्बिटल में से 4 भरे हैं और एक खाली है। तो ये क्या हो गया, ये आपका अनसिमेट्रिकल चीज होगी। ठीक है, और ये क्या होगी, सिमेट्रिकल होगी। और हमने बता दिया कि सिमेट्रिकल चीजें जो है ज्यादा स्टेबल होती है। तो एक बात तो आप ये बता सकते हो कि सिमेट्रिकली अगर फील्ड है ऑर्बिटल तो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू अनसिमेट्रिकली फील्ड ऑर्बिटल। ये बात बताओ, समझ में आई सभी को? जरूर सर, आई है समझ में सर, बिल्कुल। अब देखिए सेकंड बात है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या है वो समझते हैं। एक्सचेंज एनर्जी, अब देखिए, अगर आपके पास सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हैं तो सेम और एनर्जी के ऑर्बिटल के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने आप को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेम स्पिन के ऑर्बिटल
सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन जो है अपने आप को एक्सचेंज कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है बेटा, ये इसकी जगह पहुंच जाएगा और ये इसकी जगह पहुंच जाएगा, इसको एक एक्सचेंज बोलेंगे। ठीक है, अब जनरली क्या होता है, जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होती है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। ग्रेटर द एक्सचेंज एनर्जी, greater the exchange energy, greater is the stability। अब जितने ये एक्सचेंज होंगे तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपनी एनर्जी लॉस करेंगे। ठीक है ना, और जितनी एनर्जी लॉस होगी उतनी स्टेबिलिटी होगी। मैंने आपको ये पहले बताया था, अगर एनर्जी हाई है इसका मतलब क्या होता है, अनस्टेबल होता है और ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, ऐसा सोच के देखो, अगर ज्यादा एक्सचेंज होंगे तो एक्सचेंज होने से पहले एनर्जी ज्यादा रही होगी तभी एक्सचेंज होंगे, एक्सचेंज हुए और उसकी वजह से क्या हुआ, एनर्जी कम होगी, एनर्जी लॉस हो गई। ठीक है, एनर्जी कम होगी तो एनर्जी कम होने का मतलब क्या है, एनर्जी लेस होने का मतलब क्या है, स्टेबल स्टेबल, या अनरिएक्टिव। अनरिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव। ठीक है, तो जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब देखिए, एक तो ये एक्चुअल था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका, तो एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने पॉसिबल आप निकाल सकते हो। एक एक्सचेंज ये हो गया, दूसरा एक्सचेंज ये भी हो सकता है, तीसरा एक्सचेंज ये भी हो सकता है और चौथा एक्सचेंज ये भी हो सकता है। ठीक है, तो टोटल 4 एक्सचेंज ये हो गए। इसके अलावा ये भी एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, एक ये भी पॉसिबल है, एक ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आपने निकाल ली, 4 ये हो गए और 3 ये हो गए। उसके बाद देखो और भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एक ये और एक ये और एक लास्ट पॉसिबिलिटी और बचती है जो कि है ये। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एरो जो है ये आप काउंट कर सकते हो, 4 तो ये थे, 3 ब्लैक वाले थे, ठीक है, 2 रेड वाले थे और एक ये पर्पल वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है बेटा, अब इसको कंपेयर करो एक्सपेक्टेड से। तो एक्सपेक्टेड क्या था, तो एक्सपेक्टेड में जो है 4 इलेक्ट्रॉन थे आपके पास, 4 इलेक्ट्रॉन में टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने पॉसिबल है, तो पहला एक्सचेंज ये, दूसरा एक्सचेंज और तीसरा एक्सचेंज, 3 एक्सचेंज हो गए। उसके बाद एक ये भी पॉसिबल है 4, एक ये भी पॉसिबल है 5 और लास्ट ये भी पॉसिबल है 6। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सचेंज कितने हो गए, 6 हो गए। एक्सचेंज यहाँ पे कम है इसलिए लेस स्टेबल है, एक्सचेंज यहाँ पे ज्यादा है इसलिए मोर स्टेबल है। ठीक है बेटा, तो ये है एक्सचेंज एनर्जी का कंसेप्ट। जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आपको मिलती है। समझ आया बेटा, ये बात क्लियर यस है। सर। इसको जो है आप खुद ही कॉपर के ऊपर इस्तेमाल करके देख लेना। ठीक है, कॉपर के ऊपर इस्तेमाल करके देख लेना। तो कॉपर में जो है टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज आप सेम स्पिन वाले देखोगे तो एक तरफ 10 आएंगे और दूसरी तरफ 10 आएंगे, तो टोटल 20 हो जाएंगे। ठीक है, और जो आपका एक्सपेक्टेड था उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज जो है 16 रह जाएंगे। और साथ के साथ आप सिमेट्री का कंसेप्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। 3D10 के अंदर सिमेट्री होगी और 3D8 के अंदर 3D9 के अंदर सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से कॉपर का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलता है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने मोस्टली कर लिया। अब 2 तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा है, इन दोनों को रिलेट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, या तो बोर वाला जो हमने 288 ऐसे करके पढ़ा था वो क्या है, बोर वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये है क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से। तो क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ठीक है। ठीक है, और बोर वाला जो है मजबूरी में कहीं लिखना पड़े, कोई पूछ ले तो उस टाइम पे बेशक लिख देना। ठीक है, तो देखिए, आप जो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बोर वाला निकाल सकते हो बड़े आराम से। इसका निकालने का तरीका क्या है वो मैं समझा देता हूँ। मैं एक एलिमेंट उठाता हूँ, ठीक है, सिंपल सा एलिमेंट, मान लीजिए सिलिकॉन एलिमेंट के बारे में बात करें। ठीक है, तो सिलिकॉन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा,
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। मान लीजिए इससे आपको बोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो इसका निकालने का तरीका क्या होगा? तो निकालने का तरीका सिंपल सा है, n इक्वल टू 1 को हम k सेल लिखते हैं, ठीक है, तो ये n इक्वल टू 1 के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। n इक्वल टू 2 को हम l सेल लिखते हैं, तो ये l सेल के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है k, और फिर k l के बाद क्या आता है, m आता है। m सेल को हम जो है n इक्वल टू 3 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n इक्वल टू 3 में ये आपकी ऑर्बिटल आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने सेलेक्ट करने हैं n के हिसाब से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से। अब बोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले k सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर l सेल में, और फिर m सेल में। ये लिखने का तरीका है। k सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप बता सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन है। l सेल में कितने हैं, तो 2 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। और m सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, m सेल में 2 ये और 2 ये, टोटल मिला के 4 हो गए। अब ये तरीका जो है थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, क्योंकि भाई आपको पता है सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 14 होता है, तो 2 8 4 आप लिख सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बताओ कॉपर के लिए बोर वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। या मैं ऐसे बोलूं कि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सबसे पहले आसान कर लेते हैं। स्कैंडियम या टाइटेनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बोर के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें लिखना डायरेक्टली थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें इसका। तो पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, इसमें ध्यान रखना 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1। अब फिर क्या करोगे, n इक्वल टू 1 वाले पिक करो, n इक्वल टू 1 ये हो गया। n इक्वल टू 2 वाले पिक करो, ये l सेल के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद n इक्वल टू 3 वाले पिक करो। अब देखिए n इक्वल टू 3 में ये भी आते हैं और ये भी आते हैं, ठीक है, तो ये m में, ये भी m में आता है, और n इक्वल टू 4 में ये आता है, ठीक है, ये n में आएगा आपका। इस तरह से आपने पिक आउट करना है। तो फिर आप क्या लिखोगे, के एल एम और n में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके बाद ये लिखोगे। तो देखिए के सेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लिख दिया आपने। एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 और ये 6, 8 हो गए। एम सेल में अब देखिए 2 और 6, 8 तो ये हो गए, और साथ में ये भी इलेक्ट्रॉन कहाँ से, एम सेल से, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 3 है, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 9 हो गए। उसके बाद एन सेल में कितने हो गए, एन में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 हो गए, 2892। इस तरह से आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। अब फटाफट जो है आप करके बता दो मुझे, कॉपर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। कॉपर के लिए बोहर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फटाफट करके बताओ मुझे। अब बेटा सर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1, 4p0। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4s1, 3d10, ये होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इस तरह से आपने लिखना है सबसे पहले। उसके बाद बोहर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने बताना। तो बोहर के हिसाब से हम देखेंगे 1 के अंदर कितना है, फिर 2 के अंदर कितना है, n इक्वल टू 2 में, n इक्वल टू 3 में आपका ये है एक तो, और d वाला भी क्या है, 3d, ये भी कहाँ पे आएगा, n इक्वल टू 3 में आएगा आपका, ठीक है। और ये कहाँ पे आएगा, n इक्वल टू 4 में। तो k सेल में ये आएंगे आपके, ये l सेल में, ये m सेल में, ये भी m सेल में, और ये n सेल में। तो आप लिख दोगे k l m n। k में कितने, तो 2 है यहाँ पे। l में कितने हैं, 2 और 6, 8 हैं। m सेल में कितने हैं, 2, 6, 8 और 10 ये, अब यहाँ पे 18 आ गए, ठीक है। और n सेल में कितने,
n सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो 2 8 18 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बोर के हिसाब से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लगभग सारा का सारा डिटेल में पढ़ लिया। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप जो है बेझिझक होके पूछ सकते हो अभी, या बाद में पूछना चाहो तो बाद में भी पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, है कोई डाउट? अभी जो हमने आज जितना भी काम किया है, अगर इसमें किसी भी तरह का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। इसमें जो है काफी बार एक क्वेश्चन आ जाता है पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से। पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसकी एक दूसरी स्टेटमेंट और है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव same set of 4 quantum numbers in same atom। तो ये दूसरी डेफिनेशन है, इसको भी लिख लेना आप। ठीक है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा। थैंक यू ऑल।